आपने क्वांटम मैकेनिक्स में अब तक क्या सीखा है? क्वांटम मैकेनिक्स के प्रति हाइजेनबर्ग्स का अप्रोच, जो अनिवार्य रूप से गतिशील मात्राओं और मोशन के इक्वेशन या क्लासिकल इक्वेशन के समान प्रतिनिधित्व करने के लिए मैट्रिसेस शामिल थे तथा क्वांटम कंडीशन प्रतिनिधित्व किया गया था, जैसा px माइनस xp इक्वल्स h क्रॉस ओवर I आइडेंटिटी मैट्रिक्स R। हमने एक और तरीका भी सीखा है, जो है श्रोडिंगर का दृष्टिकोण, जो सरफेस पर हाइजेनबर्ग के दृष्टिकोण से बहुत अलग है। और इस दृष्टिकोण में क्या होता है? पार्टिकल में एक वेव फंक्शन है, तो Ix इसके साथ जुड़ा है। नंबर 2, एक वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर का इक्वेशन। और 3, आइगन मूल्य बाउंड्री कंडीशन द्वारा निर्धारित प्रदान करते हैं एनर्जी। तो ये दोनों बहुत अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन आपने क्या सीखा? यह है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए दोनों एक ही उत्तर देते हैं। क्या यह महज संयोग है कि दोनों एक ही उत्तर देते हैं, या कोई गहरा अर्थ है? क्या कोई संबंध है, या ये दृष्टिकोण के लिए हैं वही, वे सिर्फ एक अलग तरीके से दर्शाए जाते हैं? हम अगले में क्या करने जा रहे हैं? 2 लेक्चर से पता चलता है कि वास्तव में क्वांटम मैकेनिक्स के लिए हाइजेनबर्ग का दृष्टिकोण और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए श्रोडिंगर का दृष्टिकोण एक ही बात है। और यह भी होगा, यह सिखाता है कि मात्राओं का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है श्रोडिंगर के दृष्टिकोण में। उदाहरण के लिए हम लिखेंगे के लिए ऑपरेटरों, मोमेंटम और इतने पर, और वह सब जिसके लिए थोड़ी मैथमेटिकल तैयारी की आवश्यकता होती है, जो मैं इस लेक्चर में करने जा रहा हूं। तो यह लेक्चर अनिवार्य रूप से है को समर्पित कुछ मैथमेटिकल पहलू संबंधित तक समाधान का श्रोडिंगर इक्वेशन। तो सबसे पहला मैं वेव फंक्शन के ऑर्थोनॉर्मेलिटी अवस्था के बारे में बात करना चाहता हूं। मुझे समझाने दो। नॉर्मेलिटी एक गुणधर्म है जिसे हम लागू करते हैं। ऑर्थो का अर्थ है परपेंडिकुलर। सबसे पहला मैं ऑर्थो व्यवहार के बारे में बात करने जा रहा हूं, दो वेव फंक्शन के परपेंडिकुलर व्यवहार। तो इससे हमारा क्या मतलब है? यदि कोई वेव फंक्शन है साई एम एक्स और मैं अपने आप को एक डायमेंशन तक सीमित रखने जा रहा हूं, विचार आपको अवधारणा देना है। एक डायमेंशन इसे आसान बनाता है। साई एम स्टार साई एक्स प्रोडक्ट, जहां m और n दो हैं, के लिए सूचकांक एनर्जी स्तर इंटीग्रेटेड ओवर 0 के बराबर है। अगर m n के बराबर नहीं है
तो यही वह है जिसे मैं कॉल करने जा रहा हूं, ऑर्थोगोनल गुणधर्म का वेव फंक्शन। मैं थोड़ा समझाने जा रहा हूं कि जब हम कहते हैं कि m n के बराबर नहीं है तो हमारा क्या मतलब है। राशि यह है कि यदि m वे स्तर से संबंधित एनर्जी m वे स्तर से संबंधित एनर्जी के इक्वल नहीं है तो यह वेव फंक्शन का ऑर्थोगोनल गुण है जो संतुष्ट होने वाला है। सामान्य साधन और मैं दूसरा बिंदुओं की व्याख्या करूंगा। साधारण साधन उसी के लिए n psi n स्टार x psi n x dx जो कि इक्वल है के इंटीग्रेट psi की मोड x स्क्वायर dx एक होने जा रहा है। हम कांस्टेंट चुनते हैं, हम psi n के सामने कांस्टेंट चुनते हैं। यह एक में इंटीग्रेटेड है और इंटीग्रेशन पूरे स्पेस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ले जाया जाता है। उसी प्रकार ऑर्थोगोनल व्यवहार में भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। इतना सामान्य हिस्सा मैं सामान्य स्थिति में आऊंगा। हम बल में ऑर्थोगोनैलिटी जिस तरह से मैंने इसे ऊपर बताया है उसके अर्थ में ये वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल हैं। तो चलिए साबित करते हैं कि इसे सिद्ध करने के लिए आइए हम श्रोडिंगर के इक्वेशन को लें। डी दो साई m बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई m इक्वल है ये m साई m x के। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को लेता हूं, सभी रियल मात्राएं समान रहती हैं। साई स्क्वायर ओवर 2 साई m स्टार ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी असली है साई m x स्टार ई के समान है, असली है साई m स्टार x। इसलिए हमने अभी अभी श्रोडिंगर का इक्वेशन लिखा है। साई m के लिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है और साथ ही वेव फंक्शन स्वयं। तो अब मैं साबित करने जा रहा हूं यदि वह अब हमें जो साबित करना है, अगर em en के बराबर नहीं है फिर इंटीग्रेशन साई m स्टार x साई n x dx शून्य के इक्वल है। तो आइए के लिए इक्वेशन लिखें। n वे स्तर जो माइनस h क्रॉस स्क्वायर है जो 2m से अधिक है d 2 साई n ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई n x ई n के इक्वल है साई n x मल्टीप्लाई द्वारा साई m स्टार x। बाईं ओर से और dx पर इस ऑपरेशन को इंटीग्रेट करें जो मैं कर रहा हूं ताकि यह इक्वेशन को माइनस h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m के रूप में लिखा जा सकता है। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई m सितारा x डी 2 साई n x ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन साई m स्टार x वी एक्स साई n x इक्वल ई n इंटीग्रेशन साई m स्टार x साई n x dx सभी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हैं। तो वह इक्वेशन नंबर 1 है। मुझे इस पद के पहला पद को सरल बनाने दें जिसे मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक d बटा डी एक्स और साई m स्टार d साई n बटा डी एक्स प्लस h क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेट है ओवर x ओवर 2m इंटीग्रेशन d साई m स्टार ओवर डी एक्स डी साई n ओवर डी एक्स dx। पहला टर्म पूरी तरह से इंटीग्रेटेड किया जा सकता है और तब से साई और उनके डेरिवेटिव सभी शून्य पर जाते हैं। जैसा कि x इन्फिनिटी की ओर जाता है यह शब्द होने जा रहा है शून्य और इसलिए पहला पद केवल प्लस के रूप में लिखा जा सकता है h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का इंटीग्रेशन d साई m स्टार dx d साई n dx dx
और इसलिए मैं श्रोडिंगर का इक्वेशन लिख सकता हूं इस इंटीग्रेशन के बाद के रूप में h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2n इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई m स्टार ओवर dx d साई n ओवर dx प्लस पर इंटीग्रेटेड माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई m स्टार x vx साई n x dx इक्वल्स en साई m स्टार माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी साई n dx। मुझे इसके लिए इक्वेशन लिखने दें साई m स्टार d 2 साई m स्टार dx प्लस vx साई m स्टार x ही के इक्वल है m साई m स्टार x। यह मेरे पास पहले था। अब मैं जो करने जा रहा हूं उसे दाहिनी ओर से मल्टीप्लाई करना है साई n x द्वारा n इंटीग्रेट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक dx, ताकि यह इक्वेशन अब बन जाता है माइनस h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी d साई m स्टार dx स्क्वायर साई n x dx प्लस इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक साई m स्टार x vx साई n x dx इक्वल्स m इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक साई m स्टार साई m dx। मैं फिर से दिखा सकता हूं उसी तरह से जैसा मैंने पहले किया था कि यह टर्म इक्वल है प्लस h क्रॉस स्क्वायर ओवर m इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक d साई m स्टार ओवर dx d साई n ओवर dx dx के। आप ठीक वही काम करते हैं जो आप एक dy dx लेते हैं और फिर एक्सपेंड करते हैं। तो मुझे ये इक्वेशन मिल गए हैं, मुझे उन्हें संख्या देने दें। नंबर 1 यह वही वाला है जो मैंने ऊपर लिखा था और 2 यह इक्वेशन है। तो मेरे पास है h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक d साई स्टार dx d साई n ओवर dx इंटीग्रेटेड प्लस इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक साई m स्टार x vx साई n x इक्वल en इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक साई m x साई n x dx। यह मेरा इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक d साई m स्टार ओवर dx d साई n ओवर dx इंटीग्रेटेड ओवर x प्लस माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक साई m स्टार x vx साई n x dx इक्वल है em इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक साई m स्टार ऊपर भी एक स्टार होना चाहिए dx है साई n dx। यह मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। सब्ट्रैक्ट करें 2 से 1 और जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं आप नोटिस करते हैं कि पहला टर्म रद्द हो जाता है, दूसरा टर्म भी वही करता है। तो आपने जो छोड़ा है वह है बाईं ओर 0 के बराबर है en माइनस em इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक साई m स्टार साई n dx। और अब आप लिख सकते हैं अगर em en के बराबर नहीं है, जो ये दर्शाता है कि en माइनस em 0 के इक्वल नहीं है, इसका तुरंत मतलब है कि इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक साई m स्टार साई n dx 0 है। इसलिए हम पहला गुणधर्म को वेव फंक्शन की ऑर्थोगोनैलिटी साबित करते हैं जिसकी हमें बाद में आवश्यकता होगी, और श्रोडिंगर के इक्वेशन के मामले में यह हमेशा सही होगा क्योंकि हमें श्रोडिंगर के इक्वेशन के समाधान की आवश्यकता नहीं है। वह भी मैं ऐसे कार्य कर सकता हूं जिनके आइगन मूल्य भिन्न हैं।
वे ऑर्थोगोनल हैं। नंबर 2, यह वह गुणधर्म है जिसे हम लागू करने जा रहे हैं, सामान्यता है, और इसका महत्व होगा बाद में जब मैं इंटरप्रिटेशन पर चर्चा करता हूं, और नॉर्मेलिटी होने जा रहा है, इसलिए हम पहले ही देख चुके हैं कि साई एम स्टार साई एन डी एक्स शून्य है, ई एम इक्वल नहीं है ई एन के लिए, और हम लागू करने जा रहे हैं उसी के लिए वह इंटीग्रेशन इंडेक्स मॉड स्क्वायर डी एक्स बी एक के इक्वल है। मान लीजिए यह एक नहीं है, मान लीजिए, तो चलिए लिखते हैं, मान लीजिए इंटीग्रेशन साई एन स्क्वायर डी एक्स कुछ संख्या सी के इक्वल है, तब मैं हमेशा परिभाषित कर सकता हूं एक नया साई एन एक्स जो पुराने वाले के बराबर है। मुझे यह पुराना साई एन एक्स सी के स्क्वायर रूट से विभाजित लिखने दें, ताकि नॉर्मेलिटी कंडीशन में लागू होने जा रहा है, क्योंकि मैं हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मैं इसे फिर से परिभाषित करता हूं, इसलिए नॉर्मेलिटी लागू किया गया है, और इसलिए जनरल तौर पर मैं यह लिखने जा रहा हूं कि साई एम स्टार एक्स साई एन एक्स डी एक्स डेल्टा के इक्वल है एम एन, जहां डेल्टा एम एन क्रोनेकर डेल्टा है। तो एक तरफ मैं बस लिखूंगा कि डेल्टा एम एन शून्य के इक्वल है यदि एम एन के इक्वल नहीं है, और इक्वल है एक के। अगर m इक्वल्स n है, तो हमारे पास एक है गुणधर्म ऑर्थोगोनैलिटी। नंबर 2 पर चर्चा करें। एक कन्वेंशन जो हम करने जा रहे हैं, वेव फंक्शन पर नॉर्मेलिटी लागू करें, और तीसरा जिसकी मुझे फिर से आवश्यकता होगी वह पूर्णता है। वेव फंक्शन का यह तीसरी गुणधर्म है, और वह तब होता है जब मैं श्रोडिंगर का इक्वेशन माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डी 2 साई एन ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एन एक्स इक्वल है ई एन के साई एन एक्स, फिर सेट साई एन जहां से n चलता है 1 2 सभी तरह से इन्फिनिटी तक पूरा है। मैं इसे साबित नहीं कर रहा हूं, तो आप कह सकते हैं कि मैं यह मान रहा हूं। इसका क्या मतलब है कि कोई भी संपूर्णता, कोई भी जनरल फंक्शन संतुष्टजनक वही, और वह यह है कि उसी पर जोर दें बाउंड्री कंडीशन, जैसा सेट साई इन कर सकते हैं विस्तार किया जाए टर्म्स में का साई एन के रूप में एफ एक्स समेशन के बराबर है सी एन साई एन एक्स। और यदि आप अपने मैथमेटिक्स से फिर याद करते हैं, यह है समान प्रति फूरियर सीरीज। हम कहाँ मान लें, और हो सकता है कि आपने यह शब्द पहले सुना हो कि साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन वे उन पीरियोडिक फंक्शन के लिए एक पूर्ण सेट बनाते हैं। तो यहाँ बाउंड्री कंडीशन पीरियोडिसिटी है, यहाँ बाउंड्री की कंडीशन संतुष्ट है, उदाहरण के लिए साई एन से संतुष्ट है। तो चलिए लेते हैं एक उदाहरण। मान लेते हैं एक बॉक्स में पार्टिकल। तो एक बॉक्स में पार्टिकल, अगर आपको याद है, वेव फंक्शन एक फंक्शन है, दूसरा इस प्रकार है, तीसरा है इस तरह, और भी। और हम मानते हैं कि यह एक पूर्ण सेट बनाता है, और इसलिए कोई भी फंक्शन, कुछ मनमाना फंक्शन जो सीमाओं पर गायब हो जाता है x बराबर 0 और x बराबर 1, यह कुछ प्रभाव है जिसे f x इक्वल्स इंटीग्रेशन c n के रूप में लिखा जा
सकता है। हम इन वेव को n के ये फंक्शन कहते हैं पाई ओवर 1 x, क्योंकि यह बाउंड्री कंडीशन को संतुष्ट करता है और Cn निर्धारित किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि यह एक पूरा सेट बनाता है। अभी यह वैसा ही है जैसा मैंने कहा, परंपरा वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है तो साइन एन एक्स नॉर्मलाइज नहीं है, क्योंकि आइए देखें कि यह इंटीग्रेशन है क्या। अगर मैं इंटीग्रेट करूं 0 से l तक साइन स्क्वायर और पाई ओवर l एक्स dx, यह परिणाम होता है l बटा 2, और इसलिए इसे नॉर्मलाइज करने के लिए मुझे लिखना होगा नॉर्मलाइज पार्टिकल बॉक्स में वेव फंक्शन हो जाएगा साइन एन पाई ओवर एल एक्स एल बटा 2 का स्क्वायर रूट 2 से विभाजित, जो 2 ओवर एल साइन एन पाई ओवर एल एक्स का स्क्वायर रूट है। और एक ऑर्थोनॉर्मल क्या है? यह है इंटीग्रेशन 2 बटा एल साइन एम पाई ओवर 1 एक्स साइन का एन पाई ओवर एल एक्स डी एक्स इक्वल है डेल्टा एम एन के, ताकि जब एम एन के इक्वल हो और यह एक है, जब एम एन के बराबर नहीं हो तो यह शून्य है, जिसे आप खुद चेक कर सकते हैं और दावा पूर्णता के लिए है कि एफ एक्स जो समान बाउंड्री कंडीशन को संतुष्ट करता है सी एन टाइम के रूप में लिखा जा सकता है। यह नॉर्मलाइज वेव फंक्शन मुझे इसे इस प्रकार लिखने देता है फाई एन एक्स, जहां फाई एन 2 ओवर 1 साइन ऑफ एन पाई ओवर एल एक्स के स्क्वायर रूट के इक्वल है। हम सी एन कैसे निर्धारित करते हैं? मैं एफ एक्स मल्टीप्लाई करूंगा फाई के द्वारा एम स्टार एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट होता है, जो इस मामले में 0 से एल हो जाता है, जो समेशन एन सी एन फाई एम स्टार एक्स फाई एन एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के इक्वल है। और ऑर्थोनॉर्मेलिटी से यह एन सी एन डेल्टा एम एन का समेशन बन जाता है, और यह सी एम के इक्वल है। तो हमने सी एम भी निर्धारित किया है, यानी प्रभावित करता है सी एन समेशन के योग के बराबर है फाई एन एक्स, जहां सी एन कुछ और नहीं बल्कि इंटीग्रेशन है एफ एक्स फाई एन स्टार एक्स डी एक्स। इस पूर्णता का अर्थ है, अब मैं एक में पूर्णता लिखने जा रहा हूं, अलग रूप, और वह बाद में उपयोगी है लिखना। संपूर्णता टर्म्स में डिराक का डेल्टा फंक्शन तो हमने अभी जो कहा है वह है एफ एक्स समेशन के बराबर है एन सी एन फाई एन एक्स, जहां सी एन इंटीग्रेशन के बराबर है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक प्रभावित करता है। मुझे लिखने दें, यह प्राइम को प्रभावित करता है फाई एन स्टार एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम, क्योंकि एक्स प्राइम एक डमी वेरिएबल एक्स मैं पहले उपयोग कर रहा हूं, इसलिए मैं इसे फिर से उपयोग नहीं करना चाहता। और फिर मेरे पास एफ एक्स है समेशन ओवर एन के इक्वल है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एफ एक्स प्राइम फाई एन एक्स प्राइम स्टार डी एक्स प्राइम टाइम्स फाई एन एक्स। मैं टर्म्स को पुनर्व्यवस्थित कर सकता हूं और इसे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डी एक्स प्राइम एफ एक्स प्राइम लिख सकता हूं, और फिर अंदर के योग को ले, क्योंकि वह केवल फाई एन स्टार और फाई एन एक्स प्राइम फाई एन एक्स सम ओवर एन
पर कार्य करता है। यही हमें पूर्णता प्रदान करता है। अब मुझे भी पता है वह एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डी एक्स प्राइम एफ एक्स प्राइम डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम के इक्वल है। और यह मुझे तुरंत बताता है, ये दो चीजें मिलकर मुझे उनका समेशन बताती हैं। एन पाई एन स्टार एक्स प्राइम पाई एन एक्स एक्स का डेल्टा माइनस एक्स प्राइम के इक्वल है, जिसे मैं के रूप में भी लिख सकता हूं। सूचकांक समेशन स्विच करें। एन फाई एन स्टार एक्स फाई एन एक्स एक ही चीज है, क्योंकि डेल्टा फंक्शन, अगर मैं x और x प्राइम इंडेक्स बदलता हूं तो इससे कोई फर्क पड़ता है। तो यह एक और तरीका है पूर्णता व्यक्त करना। तो मैं इस लेक्चर इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स के साथ समाप्त करता हूं। नंबर 1, साई एन फॉर्म ए ऑर्थो साधारण सेट का फंक्शन को लिखकर, और इसका मतलब है इंटीग्रेशन साई एम स्टार एक्स साई एन एक्स डी एक्स डेल्टा इक्वल है एम एन के, और दूसरी गुणधर्म वह साई एन नॉर्मलाइज्ड रूप का एक पूरा सेट है। और इसका अर्थ है समेशन साई एन स्टार एक्स साई एन एक्स प्राइम जो इक्वल है डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम के। अगले लेक्चर में मैं इन गुणों का उपयोग हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर के इक्विवेलेंस दिखाने के लिए करूंगा, क्वांटम मैकेनिक्स के दृष्टिकोण से।